इमरजेंसी में पेशेंट को कैसे असेस करना है, इस पर हमारे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं। पहले वीडियो में हमने ABCDE ये जो अप्रोच है इसका एक ओवरव्यू लिया था और उसके बाद के वीडियो में हमने ये देखा था कि इमरजेंसी में एयरवे को कैसे असेस करते हैं। तो दोस्तों यही सिलसिले में आज मैं तीसरा वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि इमरजेंसी में पेशेंट के ब्रीदिंग का असेसमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्रीदिंग का असेसमेंट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी कॉमन कंडीशंस है जिसमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इमरजेंसी में जो कॉमन कंडीशंस है वो ये है, सबसे पहला जो है वो है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। दूसरा जो कॉमन कंडीशन है वो है हीमोथोरैक्स। फिर तीसरा जो कंडीशन है वो है एक्यूट अस्थमा। चौथा है एक्यूट COPD। पांचवा है पल्मोनरी एडिमा और छठवा है निमोनिया। तो दोस्तों ये जो 6 कंडीशंस है ये कॉमनली हमें इमरजेंसी में मिलती है जिसमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इमरजेंसी में ब्रीदिंग का असेसमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लुक, लिसन और फील यही सिस्टम फॉलो करने वाले हैं जो मैंने आपको एयरवे असेसमेंट में बताई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या देखना है, मतलब हमें क्या लुक करना है। तो हमें पता है कि हम सांस जब लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट की मूवमेंट है वो होती रहती है। तो सबसे पहले जो हम लुक में देखेंगे वो देखेंगे चेस्ट। तो ये चेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट हो रही है उसका डेप्थ कैसा है, मतलब जो पेशेंट के चेस्ट की जो मूवमेंट है वो एडिक्वेट है कि नहीं, मतलब वो पेशेंट जो है वो एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम देखेंगे डेप्थ में। फिर हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स है उसका रिदम कैसा है। नॉर्मली हमारा जो रिदम है वो रेगुलरली रहता है, लेकिन कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशंस रह सकती है जिसमें ये इरेगुलर हो सकता है, जैसे काइन स्टोक्स ब्रीदिंग, ये एक प्रकार का ब्रीदिंग पैटर्न है, या फिर अटैक्सिक ब्रीदिंग, ये भी एक प्रकार का ब्रीदिंग पैटर्न है जिसमें जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाता है। तो ये भी हमें देखना है। फिर हमें देखना है कि जो चेस्ट मूवमेंट है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं। नॉर्मली हमारी जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है ये दोनों साइड की जो चेस्ट मूवमेंट्स है वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन कोई अगर कंडीशन हो गई है, जैसे एक साइड में लंग अगर कोलैप्स हो गया है तो वहाँ की जो चेस्ट है वो मूवमेंट होगी नहीं। तो ये भी हमें पता चलेगा कि जब हम चेस्ट की सिमेट्रिकल मूवमेंट्स देखेंगे। फिर हमें ये देखना है कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट रहता है वो 12 to 20, ये जो है ये रेंज में जो रेस्पिरेटरी रेट रहता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम हो गया या रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हो गया तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम चेस्ट में ये 4 चीज़ें देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के हमारे पास साइंस है कि नहीं। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब क्या कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसे जो सांस है वो कम पड़ रही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि नेज़ल फ्लेयरिंग, मतलब हमारी ये जो नाक के जो ओपनिंग है वो सांस लेते वक्त बड़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं नेज़ल फ्लेयरिंग। फिर आता है पर्स्ड लिप, मतलब हमारे जो ओठ है वो ऐसे छोटे करके हम सांस लेते हैं, इसे कहते हैं पर्स्ड लिप रेस्पिरेशन। फिर कुछ एक्सेसरी मसल्स रहती है, जैसे हमारे नेक में कुछ मसल्स रहती है, ये जब एक्सेसरी मसल्स को हम जब यूज़ करते हैं तो ये भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इंडिकेट करता है। फिर है इंटरकोस्टल रिसेशन, मतलब हमारी जो इंटरकोस्टल स्पेस है, जब नॉर्मल हम रेस्पिरेशन करते हैं तो इंस्पिरेशन के वक्त ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये हमें बाहर आती हुई दिखती है, लेकिन कुछ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर है तो इनका रिसेशन हो जाता है, मतलब इंस्पिरेशन के वक्त वो अंदर चली जाती है। फिर एक रहती है ट्राइपॉड पोजीशन, ये एक टिपिकल पोजीशन रहती है जो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लेता है। अगर पेशेंट ट्राइपॉड पोजीशन में है तो हमारा दिमाग चलना चाहिए कि ये जो पेशेंट है ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है।
फिर हम लुक में और क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि पेशेंट को साइनोसिस है क्या। अगर एडिक्वेट ऑक्सीजन अगर पेशेंट को नहीं मिल रहा है तो उसके नाखून ओंठ नीले पड़ जाते हैं, जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। और आखिरी चीज़ हम इसमें ये देखते हैं कि पेशेंट का सैचुरेशन क्या है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन बहुत कम है तो ये इंडिकेट करता है कि एडिक्वेट ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं मिल रहा है। फिर हम आते हैं लिसन की तरफ, मतलब हम क्या सुन सकते हैं। तो हमें पेशेंट को बात करने के लिए कहना चाहिए। अगर पेशेंट एक स्ट्रोक में पूरा सेंटेंस या वाक्य बोल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। फिर दूसरा है कि ऑडिबल व्हीज, जब पेशेंट का रेस्पिरेशन बराबर नहीं रहता है और ख़ासकर जब एक्सपीरेशन में प्रॉब्लम होता है तो हमें व्हीज भी सुनाई दे सकती है। तो दोस्तों हाल ही में हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसमें ऑडिबल व्हीज था, जिसका साउंड मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये आप ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडिबल व्हीज जो है वो कैसा रहता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो ऑडिबल व्हीज है ये समझ में आ गया होगा। फिर और हम क्या सुन सकते हैं, हम पेशेंट की जब चेस्ट ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें वहाँ पे क्या क्या साइंस मिल सकती है। हमें आइदर डिक्रीज्ड और अपसेंट साउंड मिल सकता है, मतलब एक साइड में अगर न्यूमोथोरैक्स है या वहाँ पे लंग कोलैप्स है तो वहाँ पे जो साउंड है वो अपसेंट रह सकता है, या कभी कभी जो नॉर्मल साइड है उसके कंपेरिजन में कम सुनाई दे सकता है। फिर जब पेशेंट को न्यूमोनिया रहता है तो हमें वहाँ पे ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई देता है। अगर पेशेंट को COPD है तो वहाँ पे जो साउंड मिलता है उसे हम रोंकाई कहते हैं। और अगर पेशेंट पल्मोनरी एडिमा है तो वहाँ पे हमें क्रैकल्स मिल सकते हैं, जिसे हम रैल्स भी कहते हैं या क्रेप्ट्स भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि फील, मतलब हम क्या चीज़ें महसूस कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कि ट्रकिया की जो पोजीशन है वो हमें देखना है। मतलब यहाँ पे सुप्रास्टर्नल नॉच में जो ट्रकिया की पोजीशन है वो हम देखते हैं कि वो नॉर्मल सेंट्रली रोकेटेड है कि डेविएट हो गया है। अगर जो ट्रकिया की जो पोजीशन है वो अगर राइट या लेफ्ट हो गई तो हमें ये इंडिकेट करता है कि मीडियास्टिनल शिफ्ट हो गया है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मीडियास्टिनल शिफ्ट होता है, तो यही कॉमन कंडीशन है, जैसे न्यूमोथोरैक्स या फिर प्लूरल इफ्यूजन, इसमें हमें ये जो मीडियास्टिनल शिफ्ट है ये मिल सकता है। फिर कभी कभी अगर जब पेशेंट को ट्रॉमा रहता है या उसे न्यूमोथोरैक्स होता है तो वो जो लंग्स की जो एयर है वो बाहर आके सबक्यूटेनियस स्पेसिस में चली जाती है, और ये भी हम फील कर सकते हैं, जिसे कहते हैं क्रेपिटस, या इसे सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा भी कहते हैं। फिर हम परकस करके भी कुछ हमें आइडिया मिल सकती है। अगर हमें जो परकशन है वहाँ पे अगर डल नोट मिली तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे इफ्यूजन है, या अगर वहाँ पे हमें रेजोनेंट नोट मिली तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे न्यूमोथोरैक्स है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लुक, लिसन और फील, इसमें जो हमें साइंस मिलती है उसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है कि नहीं है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो कॉमन कंडीशंस मैंने आपको बताई है वो अगर हमें मिली तो उसे हम शॉर्ट में कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज़ करनी है वो ये है कि पेशेंट को हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। अगर हम नेज़ल प्रॉन्ग्स या फिर ऑक्सीजन मास्क या फिर नॉन रीब्रीदिंग मास्क, ये जो अलग अलग टाइप के जो ऑक्सीजन डिवाइसेस है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो हम चूज़ करके पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अगर पेशेंट का अगर ब्रीदिंग है वो अगर इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट मतलब वो एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम जनरेट नहीं कर रहा है, या फिर उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत कम है, या फिर एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है जैसे गैस्पिंग टाइप का रेस्पिरेशन, तो वहाँ पे फिर हमें उसका जो ब्रीदिंग है वो असिस्ट करना पड़ता है। तो वो असिस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें वहाँ पे अम्बू बैग का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैंने अम्बू बैग पे भी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और यहाँ आई बटन पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अम्बू बैग के आगे फिर हम पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, या अगर पेशेंट की तबीयत बहुत ही ख़राब है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे इंटूबेट करके उसे इन्वेजिव वेंटिलेटर पे भी डाल सकते हैं। और बाद में अगर पेशेंट को अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो हमें वहाँ पे पेशेंट में इमरजेंसी में नीडल डिकम्प्रेशन करना पड़ता है और ICD भी डालने का काम पड़ सकता है। अगर पेशेंट को हीमोथोरैक्स है या फिर प्लूरल इफ्यूजन है तो यहाँ पे हम आइदर टैपिंग कर सकते हैं या फिर इंटरकोस्टल ड्रेन डाल सकते हैं।
अगर पेशेंट को अस्थमा या COPD है तो वहाँ पे हमें पेशेंट को नेबुलाइज करना पड़ता है या फिर स्टीरॉइड्स भी देने का काम पड़ सकता है। और अगर पेशेंट को अगर पल्मोनरी एडिमा है तो वहाँ पे हम डायरेटिक्स देते हैं और पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का भी काम पड़ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार इमरजेंसी में हमारे पास पेशेंट आया तो हम उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस कैसे देखेंगे ये आज हमने यहाँ पे देखा, और जो कॉमन कंडीशंस है वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में भी शॉर्ट में हमने देखा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम जो आगे की स्टेप है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।